हेलो दोस्तों। हम कहे थे आप लोगों से दोस्तों यह बुक आप लोग जरूर पढ़िए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 50+ क्वेश्चन ये इस बुक से दोस्तों बिहार दरोगा मेंस में आ चुका दोस्तों। और ये जो कल एग्जाम हुआ था जिसमें 50+ क्वेश्चन आया है इस बुक से दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा फैक्ट है, दोनों को मिलाकर दोस्तों 50+ क्वेश्चन इस बुक से आ चुका बिहार दरोगा मेंस में। और यह 25 तारीख को हुआ था, 25 फरवरी को। आप लोगों को हम बताए थे कि दोस्तों एग्जाम में ज़रूर आएगा 50+ क्वेश्चन, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। यह बुक आप लोग ले लीजिए और मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, डेली हम सेट अपलोड करेंगे और इसे एक्स्ट्रा फैक्ट भी दोस्तों बताएंगे। और यह जो है 3/9/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें हम 50 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। इसमें 50 क्वेश्चन बाकी है, तो उस 50 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों जब मैं दोस्तों बिहार दरोगा पीटी का एग्जाम निकाले थे उस समय दोस्तों यह बुक दोस्तों नहीं आया था, तो मैं भी इस बुक को दोस्तों ज़रूर पढ़ते दोस्तों। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। आइए शुरू करते हैं। राज्यसभा के कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है राज्यसभा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मात्र 14 दिन तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकते हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको साथ में लेकर चलेंगे। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में से संबंधित है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार नहीं, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दोस्तों यह जो है वर्णित है और प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। याद रखिए, प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकता है और न ही संशोधित कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ वह सिफारिश कर सकती है, जिसको मानने या न मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद आगे देखते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। 14 दिन की अवधि बीत जाने पर स्वतः मान लिया जाता है कि धन विधेयक को जिस रूप में लोकसभा ने पास किया उसी रूप में राज्यसभा ने पास कर दिया। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेत। दोस्तों खेत जो है ना कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है खेत। अगला प्रश्न पे आते हैं। खेत क्या है? खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है और डिटेल में देखेंगे दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट ही दोस्तों एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो रहा है। और यहाँ पर प्रश्न होगा, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक के बीच अंतर क्रिया होती है। यह प्रकृतिक में स्वाभाविक रूप से घटित होती है और इसके कामकाज के लिए किसी मानवीय गतिविधियों की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र देख लेते हैं। यह जैविक और अजैविक घटकों के वाला एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, जैविक और अजैविक घटकों वाला। और इसमें प्रौद्योगिकी भी शामिल है, प्रौद्योगिकी भी इसमें शामिल है, ऐड किया हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर सी, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम वी.ओ. चिदम्बरम नाम पोर्ट है और यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक, पेट्रोलियम उत्पादन का निर्यात किया जाता है तूतीकोरिन बंदरगाह से। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो आइए देखते हैं बंदरगाह यहाँ पर अवस्थिति। तो कंडाला पोर्ट जो कि कॉक्स की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। और यहाँ पर नया नाम लिखा हुआ है दीनदयाल उपाध्याय। तो कंडाला का नाम जो है क्या है? दीनदयाल उपाध्याय नया नाम है। और उसके बाद कोलकाता बंदरगाह यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, और इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, और जो कि हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह। आगे देखते हैं। उसके बाद कोचिन बंदरगाह दोस्तों यह जो है वेम्बनाड कयाल मुहाने पर केरल राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, वेम्बनाड कयाल मुहाने पर केरल राज्य में स्थित है कोचिन का बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कि मंगलुरु कर्नाटक में है। और मुंबई बंदरगाह ये जो सबसे बड़ा है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू या
नाहवा सेवा बंदरगाह ही इसी को कहते हैं, जो कि पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। पारादीप जो कि उड़ीसा में है, आप लोग जानते होंगे। और मोरमुगाओ बंदरगाह जो कि जुआरी नदी पर है, पूछेगा मोरमुगाओ बंदरगाह जो है किस नदी पर है, तो जुआरी नदी पर बाएं तट पर गोवा में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। एन्नौर तमिलनाडु में है, जिसे यहाँ पर कामराज पोर्ट भी कहा जाता है। और उसके बाद आगे देखते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह देखते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, इसका सही आंसर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। 3 मई 1939 को। आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। तो यह जो है 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक अखिल भारतीय सम्मेलन 1940। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव एच.वी. कामत को चुना गया था। महासचिव एच.वी. कामत। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन में फ्री इंडिया सेंटर किस भाषा में, सॉरी दोस्तों भाषा नहीं है, मिस्टेक हो गया। यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की थी। कब, तो 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना किए थे। अस्थायी सुभाष चंद्र बोस ने 1943। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। 2 जुलाई 1943 को। अगला प्रश्न, उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो इसका आंसर ए और बी। तो अभिक्रिया की दर क्या करता है, बढ़ा देता है उत्प्रेरक, और बी में है अभिक्रिया की दर को घटा देता है। दोनों काम है उत्प्रेरक का। किसी अभिक्रिया के भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों के सांद्रण में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के अभिक्रिया के दर कहते हैं। अभिक्रिया के दर के प्रभावित करने वाला कारक है। ये देखते हैं, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो स्वयं को अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु अभिक्रिया की दर प्रभावित करता है। ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर गति को बढ़ाता है, उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। वो उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को घटा देता है, उसे ऋणात्मक कहेंगे। घटाएगा तो ऋणात्मक, बढ़ाएगा तो धनात्मक। इसमें दोस्तों इतना ना एक्स्ट्रा फैक्ट है कि एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, ऐसा बुक है दोस्तों। सिर्फ गोल्डन बुक है, गोल्डन बुक। तो प्रश्न है, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। और यहाँ पर ताप है, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारकों को छोटे टुकड़ों में बांटने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, तो क्यों हुआ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। एक भी भारतीय शामिल नहीं था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्योंकि इनमें, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्योंकि इसमें भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए। और भारतीय शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष के बाद आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यहाँ जांच करेगी भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की दिशा में है। आगे देखते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 को की गई थी। कब की गई थी, नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव बर्केन हेड द्वारा की गई थी।
तो यह जो है इस कमीशन का नियुक्ति जो किया गया था भारत के सचिव है बर्केहेन द्वारा किया गया था साइमन कमीशन की नियुक्ति। और इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल था। 7 सदस्य में से एक भी भारतीय शामिल नहीं था साइमन कमीशन में, इसलिए भारतीय द्वारा श्वेत कमीशन कहकर इनका बहिष्कार किया गया था। श्वेत कमीशन भी आप कह सकते हैं। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को, 3 फरवरी को आया था 1928 को आया था। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूते एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया, याद रखिएगा, नहीं किया। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन, केंद्रीय सिख संघ, ये सभी दोस्तों ये जो है इस कमीशन का विरोध नहीं किया था। आगे मुंबई में जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू, पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का विरोध किया गया था। तो लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किए थे। साइमन कमीशन के विरोध में दौरान लाठीचार्ज से चोटिल होने के कारण पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को निधन हो गया था। 17 नवंबर 1928 को दोस्तों इनको निधन हो गया था, 17 नवंबर 1928 को। आगे देखते हैं। लाला लाजपत राय को चोटिल करने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी जो नाम है इनका कारी सैंडर्स की हत्या। अंग्रेज पुलिस अधिकारी कारी सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर से 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कर दिया गया था कारी सैंडर की हत्या। अगला प्रश्न पाते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। 1946 के 9 सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? इसका आंसर सी एम.एस. खां। 1946 में 9 सैनिक विद्रोह का नायक एम.एस. खां, बहुत फेमस है। 1946 के 9 सैनिक विद्रोह का नायक एम.एस. खां था। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को 18 फरवरी 1946 को हुई, जब मुंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन यहाँ पर खिलाफ हड़ताल किया था। खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया गया था 1946 के दौरान। आगे देखते हैं। इस सैनिक ने BC दत्त की रिहा की मांग की। ये जो सैनिक है BC दत्त की रिहा की मांग की और जिन्हें जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो आंदोलन लिख दिए थे, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था BC दत्त को। और यह जो है उसके आगे देखते हैं। सरदार पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आगे है। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। इस सैनिक विद्रोह में इलाहाबाद जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्य के मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि को नारे दोस्तों लगाया गया था। फरवरी 1946 में INA अधिकारी राशिद अली को यहाँ पर राशिद अली को सजा दी गई थी। यहाँ पर फरवरी 1946 में INA अधिकारी राशिद अली को सजा दी गई थी, याद रखिए। धातु खनिज का उदाहरण है, इसका आंसर एक सोना, चांदी, लोहा। धातु खनिज का उदाहरण है सोना, चांदी और लोहा। आते देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला फैक्ट पर आते हैं। सोना, चांदी, लोहा धातु खनिज है और धातु के उदाहरण है। धातु के उदाहरण सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, प्लेटिनम, पोटेशियम, बेरियम, जिंक, कैल्शियम, निकेल, मैग्नीज, पारा को ही मरकरी कहते हैं। और वहाँ पर मोलिब्डेनम, यूरेनियम, लिथियम, बिस्मथ सभी धातु के उदाहरण है। धातु के भौतिक गुण और धातु के चमक। शुद्ध रूप से धातु चमकदार होते हैं। शुद्ध रूप से धातु क्या होता है? चमकदार। और आघातवर्ध्यता, धातु को पीट कर पतले पत्थर के रूप में परिवर्तन किया जाता है। इस गुण को
आघातवर्धता कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, कठोरता में आते हैं। तो कठोरता, धातु सामान्य कठोर होती है, जो कि सही है। कुछ क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होता है। तो क्षारीय धातु है लिथियम मुलायम, सोडियम मुलायम, पोटेशियम मुलायम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम धातु है। तन्यता के बारे में देखेंगे। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। ऊष्मा चालकता, धातु ऊष्मा की चालक होती है। ऊष्मा चालकता। विद्युत चालकता, सामान्य धातु विद्युत की चालक होती है। और धातुओं के उदाहरण है, और धातु उदाहरण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सभी अधातुओं के उदाहरण, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, जेनॉन, हीलियम, रेडॉन, ये सभी अधातु के उदाहरण है। एकमात्र द्रव अधातु बोरोनीन। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सिलीनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, आयोडीन ठोस अधातु के उदाहरण है। फिर से दोस्तों एग्जाम में दोस्तों अधातु पूछते हैं। कार्बन अधातु, फास्फोरस अधातु, सल्फर अधातु, सिलीनियम अधातु, बोरॉन अधातु, सिलिकॉन भी अधातु, आयोडीन ठोस अधातु, ये सभी उदाहरण है। बेला डेला किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर बी, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेला डेला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, भारत में लौह अयस्क के दो प्रमुख। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडार का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंजन, झाड़ पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। गुरुम, यहाँ पर दोस्तों गुरुमहिसानी सुला, यहाँ पर दोस्तों आइए दोस्तों फिर से देखते हैं, अच्छा से देखते हैं। गुरुमहिसानी सुलायपत, बादाम पहाड़, यहाँ पर बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरूबुरु और कोदूझोर तथा बुनाई सुंदरगढ़ में है और लौह अयस्क खनन क्षेत्र से संबंधित है। बेला डेला छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र है। बेला डेला एक पर्वत श्रृंखला है जो बैलों के डील कुबर की तरह दिखता है। तो यह जो है बेला डेला जो दिखता है श्रृंखला पहाड़ी बैलों को डील अर्थात कुबर के समान दिखता है। डल्ली दुर्ग में राजहारा की खदानों देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर भंडार, रत्नगिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले में और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले में लौह अयस्क का खनन प्रदेश है। अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वनस्पति का उदाहरण है। इसका आंसर एक यहाँ पर दोस्तों बता दें आप लोगों को, महोगनी और रोजवुड। महोगनी और रोजवुड उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है मोहिगिनी और रोजवुड। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, तो यहाँ पर ये वनस्पति 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसतन वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। सिनकोना, माहोगिनी, रोजवुड, ऑर्किड, फॉन, अबनूस, बांस तथा तार के आदि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण है। यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोग को। देखिए सिनकोना, मोहिगिनी, रोजवुड, ऑर्किड और फॉन, आबूस, बांस तथा तार आदि के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वनस्पति, आर्द्र में आइए, तो इन वनस्पतियों के विकास हेतु 100 से 200 सेमी तक वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। प्रमुख वनस्पति साल, सागवान, शीशम, बेत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ, ये सब दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन के उदाहरण है। यह जो साल, सागवान, शीशम, बेत, चंदन, आंवला, ये सभी दोस्तों, सहतूत, महुआ, ये सभी आर्द्रपर्णपाती है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती। नोट में है बबूल, नागफनी, खजूर, खेजरी आदि शुष्क कंटीले वनस्पति के उदाहरण है। तो बबूल, नागफनी, खजूर, खेजरी आदि शुष्क कंटीली याद रखिए दोस्तों, तो ये आप लोग को याद रहेगा। 60वां प्रश्न पर आते हैं।
नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? इसका आंसर डी केरल राज्य का है। नौका दौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध खेल है और केरल में नौका दौड़ का सिलसिला चंपकुलम, वल्लम कल्ली अथवा नौका दौड़ के साथ आरंभ होता है। तो यह जो है आरंभ होता है नौका दौड़ के साथ। यहाँ पर चंपकुलम, वल्लम मक्कली अथवा नौका दौड़ के साथ आरंभ होता है। यह राज्य की सबसे लोकप्रिय नौका दौड़ है केरल का। केरल के अलपुझा जिले में यहाँ पर पुनमर बैकवाटर में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ केरल के बैकवाटर्स का सबसे बड़ा उत्सव है। दोस्तों कुछ जो शब्द होते हैं थोड़ा टेढ़ा होते हैं, इसलिए आप लोग भी एडजस्ट कीजिएगा। कोई शब्द थोड़ा सा टेढ़ा होता है, पढ़ने में असुविधा होता है। तो आइए, इस नौका दौड़ का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को की जाती है। अगस्त के दूसरे शनिवार। इस नौका दौड़ में चंदन वल्लम, स्नेक बोट और छोटी देसी नौकाओं की दौड़ व अनुष्ठानिक जल शोभा यात्रा निकाली जाती है। जल शोभा निकाली जाती है। यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर होगा दोस्तों, अरनमुला वल्लम कल्ली या सर्प नौका दौड़ समारोह पार्थसारथी यहाँ पर मीदर द्वारा ओणम के मौसम में संचालित किया जाता है। और उसके बाद आगे देखते हैं पईपर नौका दौड़ जो कि सर्प नौका दौड़ है और अल्पभुजा में आयोजित की जाती है तमिलनाडु में जून जुलाई में जो कह रहा है जून जुलाई में पूर्ण चंद्र को उंजल पर्व मनाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं उगादी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नव वर्ष के रूप में उगादी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगला प्रश्न, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र, इसका आंसर सी उत्तर प्रदेश राज्य में है। उसके बाद आगे देखते हैं नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में है। परमाणु रिएक्टर के दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है अनुसंधान रिएक्टर और दूसरा ऊर्जा रिएक्टर। तो ये देखते हैं अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। तो 1956 में एशिया का पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा। परिचालक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के टाम्बे मुंबई द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर परिचालक जो किया गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क टाम्बे मुंबई द्वारा किया गया था। अप्सरा रिएक्टर परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया। तो अप्सरा रिएक्टर परिचालक 2009 में बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं भारत में 7 परमाणु संयंत्र में 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत है। 22 से अधिक यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है दोस्तों। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय संयंत्र रिएक्टर है। रावतभाटा राजस्थान, कुंडलकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश। पूरा स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर प्रश्न होगा अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर एक बोध गया में है। अनिमेष लोचन चैत्य बोध गया में है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञानेंदीप्ति प्राप्त करके बाद में अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष के एक टक देखते हुए बिताया था। ये जो है बुद्ध के द्वारा बिताया गया था। अनिमेष लोचन चैत्य महाबोधित मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थान में एक है। आगे देखते हैं। आगे है अनिमेष लोचन चैत्य नाम का शाब्दिक अर्थ है खुली आंखें। इसे ज्वेल वाक या विचरण पथ भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। ये तो आप लोग भी जानते होंगे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। और हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है। हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय के बिहार में। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? इसका आंसर है चेन्नई में किया गया था। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई। और 1904 में भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग
चेन्नई में सीमेंट बनाने में असफल प्रयास किया गया था, जो कि असफल था 1904 वाला। और भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1914 में सफल इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में यह जो किया गया था 1914 में सफल था। और सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ स्पीडीन ने चीका और मिट्टी को जलाकर किया था। चीका और मिट्टी को जलाकर सीमेंट का जो है पोर्टलैंड सीमेंट यहाँ पर दोस्तों बनाया गया था, और जो बनाया था जोसेफ स्पीडीन द्वारा बनाया गया था 1824 में। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बक्साइट, सिलिका आवश्यक सीमेंट उत्पादन के लिए होता है। चूना पत्थर भी होता है, कोयला भी होता है, जिप्सम भी होता है, बक्साइट भी होता है, सिलिका भी होता है। ये सभी सीमेंट उत्पादन के लिए होता है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में स्थान सवाई मधेपुर, सिहोरी, यह सब ब्यौरा, मोहक, चित्तौड़ ना, ये सब दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये अंदर का गहराई का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा ही गहराई का है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। सीमेंट के बारे में थोड़ा सा गहराई से नहीं पूछता है, इसलिए आप लोग को छोड़ दे रहे हैं उस फैक्ट को। प्रश्न होगा गारो खांसी जयंतिया भाग है, इसका आंसर बी परदुपीय पठार का है। गारो खांसी जयंतिया का भाग है परदुपीय पठार। गारो खांसी जयंतिया परदुपीय पठार का एक भाग है। भारत का परदुपीय पठार का अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम अरावली पर्वत, दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ और पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में कोडरमा की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियाँ तक फैला हुआ है। आगे देखते हैं। परदुपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं, क्योंकि यह कई पठारों से मिलकर बना हुआ है। परदुपीय पठार उत्तरी पूर्वी पठार में मेघालय का पठार परदुपीय पठार का ही भाग है, उत्तरी पूर्वी पठार में। आगे है उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार परदुपीय पठार छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्वी विस्तार है। राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। जो राजमहल है ना दोस्तों, राजमहल गारो गैप और मालदा गैप से क्या होता है, अलग होता है राजमहल। इस पठार के पश्चिम पूर्व की ओर क्रमशः गारो खांसी जयंतिया मीकिर पहाड़ियाँ अवस्थित है, जो प्राचीन चट्टानों की बनी है। आगे है गारो खांसी जयंतिया पठार में निवास करने वाले प्रमुख जनजातियाँ हैं, आप लोग जानते होंगे। मेघालय पठार के क्षेत्र में धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वत क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, इसका आंसर बी इंटरनेट सारथी चलाया गया था महिलाओं के लिए, इंटरनेट सारथी। आइए देखते हैं इसके बारे में। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए इंटरनेट सारथी प्रोग्राम चलाया गया। ग्रामीण समुदाय में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रांस के सहयोग से गूगल द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, 2015 में। आगे है दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य अविकसित क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाना और नारी शक्ति योजना के तहत महिलाओं को बिना गारंटी के 2 लाख दोस्तों 20,000 रुपये तक ऋण मुहैया कराने के जाने का प्रावधान किया गया है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश राज्य में द्वारा शुरू किया गया और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना एवं उनके आश्रित बच्चों को स्वास्थ्य पोषण स्तर सतत सुधार के लिए बनाए रखना। आगे क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो है किसी घड़ी में घंटे की सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा, इसका आंसर बी 4 चक्कर लगाएगा। और यहाँ पर बनाया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और ये भी दोस्तों क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आप लोग इसे बना लीजिएगा दोस्तों। इसका PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे और उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों और इसके बाद दोस्तों मैथ रीजनिंग के बाद दोस्तों यहाँ 73 से फिर GK ये शुरू हुआ है दोस्तों। अब ये जो दोस्तों 73 से दोस्तों अगले वीडियो में दोस्तों पढ़ाएंगे दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण दोस्तों अगले वीडियो में 73 से लेकर टोटल 100 तक क्वेश्चन पढ़ा देंगे।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों डेली हम दोस्तों यह जो है वीडियो बनाते हैं बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डेली बनाते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।